नमस्कार साथियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। इस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। राजस्थान को मुख्यतः कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो चार। कौन कौन से? उत्तर, पश्चिमी, मरुस्थलीय प्रदेश। पहला कौन सा है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा कौन सा है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश। तीसरा कौन सा है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। और इसमें चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो पहला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो सामान्यतः राजस्थान को हम चार भौतिक प्रदेशों में बांटते हैं। हालांकि हम अन्य कुछ विद्वानों के अनुसार भी भौतिक वर्गीकरण पढ़ेंगे। मोस्टली हमें ध्यान रखना है, राजस्थान में चार भौतिक प्रदेशों, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अगर मैं यहाँ एक नक्शा बनाऊं तो देखिए, यहां से गुजरती है राजस्थान में क्या, कौन सी पर्वतमाला? अरावली। अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला है? अरावली। अरावली पर्वतमाला। कौन सी पर्वतमाला? तो अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी हिस्से में जो है ये इधर है पश्चिमी और ये उत्तर है। और ये जो एरिया वो क्या कहलाएगा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा एरिया कहलाएगा? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कहलाएगा। कौन सा है? तो अरावली के पश्चिमी जो साइड का एरिया है वह उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अरावली में ये जो एरिया है यहाँ पर चार जिले हैं, बूंदी, कोटा, बारां और इधर झालावाड़। ये चार जिले, मोस्टली ये चार जिले हैं। इसके अलावा ये थोड़ा पहले ये रहता है, ये जो चार जिले इन्हें बोला जाता है, ये इधर पूर्वी साइड होगी और ये साइड होगी दक्षिणी। दिशाओं का ठीक ठाक आपको ध्यान रखना है। तो ये ध्यान के दक्षिण और पूर्वी कौन सा एरिया हो गया? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और अरावली और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के जो बीच का भूभाग है इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश। हालांकि आप ये भी सोच सकते हैं कि थोड़ा ये माई नदी भी इसमें शामिल करते हैं हम, तो इसे दक्षिणी और पूर्वी मैदानी प्रदेश क्यों नहीं कहते? मोस्टली क्या है कि इसका अधिकांश जो भाग है वो कौन से क्षेत्र में आता है? तो हमारी पूर्वी दिशा में आता है और अरावली के पूर्वी तरफ आता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पूर्वी मैदानी प्रदेश बोलते हैं। इसके पीछे एक थ्योरी ये भी है कि बिगिनिंग्स में ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश नहीं था, ये बहुत ही कम भूभाग माना जाता था। तो अरावली के पश्चिम का एरिया और अरावली के पूर्व का एरिया, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश से यहीं से ये वाक्यांश शुरू हो गया, पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेश बांटा है हमने? तो चार। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और ये हमारा वर्गीकरण है। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को भी कितने भागों में आगे डिवाइड कर सकते हैं, एक बार वर्गीकरण समझ लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। तो इस प्रदेश को अपने दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। ये जो है इसे आप 20-25 सेमी समवर्षा रेखा ले सकते हैं। हालांकि 20 अगर लें तो ज्यादा बेटर रिजल्ट आता है। इसे 20 सेमी समवर्षा रेखा या 25 सेमी समवर्षा रेखा। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी समवर्षा रेखा उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में विभाजित करती है, तो फिर 25 सेमी समवर्षा रेखा। हालांकि एक बार एग्जाम में जो प्रश्न आया है उसमें 20 के नजदीक का कोई आंकड़ा माना गया था, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे आप इसे कर सकते हैं। वो एग्जैक्ट नहीं है, ऑफिशियल नहीं है ये कोई अनाउंसमेंट, बस है कि एक 25 सेमी समवर्षा रेखा है। 20 सेमी समवर्षा रेखा के ये साइड तो होगी पश्चिमी और ये साइड कौन सी होगी? पूर्वी। तो 25 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिमी साइड जो एरिया होगा वो कहलाएगा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा एरिया कहलाएगा? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और ये जो 25 सेमी समवर्षा रेखा इसके पूर्वी साइड का एरिया वो क्या कहलाएगा? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय। हालांकि ये नाम यहां लिखने मुझे यहां लिखते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा एरिया? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश।
उसके बाद है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं अपने, तो तीन। कितने भागों में, तीन। ये अजमेर वाला जो एरिया है, अजमेर वाला ये एरिया, इससे ऊपर वाला एरिया तो हो गया उत्तरी अरावली, ये एरिया हो गया मध्य अरावली, और ये एरिया हो गया दक्षिणी अरावली। कौन सा एरिया हो गया, तो दक्षिणी अरावली क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश में उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। उसके बाद में अगर हम बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी चार भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से चार है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से। यहां से एक झील है, मेहत झील, कहां पर, एमपी में। यहां से नदी निकलती है और खांडू गांव से राजस्थान में प्रवेश, प्रतापगढ़ की सीमा को टच करते हुए डूंगरपुर से वापस निकल जाती है। तो कौन सी नदी है, तो ये है माही नदी। तो ये जो बेसिन है इसे माही नदी बेसिन बोलते हैं। बेसिन किसी नदी का प्रवाह क्षेत्र, जहां पर जो कोई नदी अपनी जलोढ़ मिट्टी वगैरह डालती है तो वो बेसिन कहलाता है। तो माही नदी बेसिन ये एरिया हो गया। उसके बाद दूसरा बात करें तो यहाँ अजमेर के राजमहल के पास ये है खमनोर की पहाड़ियां। थोड़ा नजर तो आ जाएगा आपको, इसे थोड़ा सा मिटा लेते हैं एक बार। खमनोर की पहाड़ियां, राजमहल, यहाँ से नदी का उद्गम होता है और अपना पानी सवाई माधोपुर में गिरा देती है। कहाँ गिरा देती है, सवाई माधोपुर में। तो कौन सी नदी है, तो बनास नदी। तो ये जो एरिया है वो कौन सा बेसिन हो गया, बनास बेसिन। कौन सा बेसिन हो गया, बनास बेसिन। यहाँ है जना पांव की पहाड़ियां, जना पांव की पहाड़ियां। उम्मीद है नजर आ रहा होगा, नहीं नजर आ रहा तो समझिए। जना पांव की पहाड़ियां, जना पांव की पहाड़ियां एमपी, यहाँ से नदी का उद्गम होता है और कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर यू प्रवाहित होते हुए अपना पानी यमुना में गिरा देती है। कौन सी नदी है, तो चंबल। तो ये एरिया ये कहलाएगा चंबल बेसिन। कौन सा एरिया कहलाएगा, चंबल बेसिन। उसके बाद में यहाँ जयपुर से नदी निकलती है, क्या नाम है, बाणगंगा नदी। कौन सी नदी है, बाणगंगा नदी। तो ये पूर्वी मैदानी प्रदेश में चार नदियां, महत्वपूर्ण चार नदियां हैं जो इस मैदानी प्रदेश का निर्माण करती हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश का। कौन कौन सी चार नदियां हैं, तो माही नदी, उसके बाद में बात करें तो चंबल नदी, बनास नदी और बाणगंगा नदी। कौन कौन सी नदियां हैं, तो माही नदी, बनास नदी, चंबल नदी और बाणगंगा नदी। ठीक है, उसके बाद में एरिया कौन सा आ गया, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश वाला एरिया आ गया। ठीक है, अगर हम बात करें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी और कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी आप मोस्टली दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो बालू का स्तूप युक्त एरिया, मुक्त एरिया, और एक बालू का स्तूप युक्त एरिया। ठीक है, हालांकि बालू का स्तूप युक्त एरिया में ये एरिया भी कुछ हिस्सा आता है, ऐसी कोई एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन नहीं है इसका कोई। तो देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें कौन से अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं अपने, तो इसे हम कर सकते हैं चार भागों में विभाजित। कौन कौन से चार भाग हैं, तो मैं यहाँ ये संवत्सर रेखा एक बार लिखा हुआ मिटा रहा हूं। यहाँ है शिवालिक की पहाड़ियों से नदी निकलती है, कौन सी, घग्गर नदी, और अपना पानी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों से पार के फोर्टबास पाकिस्तान तक लेकर जाती है। कौन सी नदी है, तो फोर्ट, ये घग्गर नदी। कौन सी नदी है, तो घग्गर नदी। तो ये जो एरिया है ये कौन सा बेसिन कहलाता है, घग्गर बेसिन कहलाता है। पहली बात, कौन सा बेसिन कहलाता है, घग्गर बेसिन। ठीक है, अगर हम बात करें इसके नीचे ये एरिया है शेखावाटी वाला एरिया, ये है शेखावाटी क्षेत्र, या इसे बोलते हैं आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, या इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शेखावाटी क्षेत्र, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, या इसे बोल सकते हैं बांगड़ प्रदेश। बांगड़ है, वागड़ नहीं है, तो वर्ड में ध्यान रखिएगा, बांगड़ क्षेत्र बोलते हैं। ऐसा क्यों माना जाता है, माना जाता है कि पहले यहाँ से सरस्वती नदी यू इस वे में बहती थी, सरस्वती नदी, ध्यान रखिएगा। बाद में धीरे धीरे वो सरस्वती नदी यहाँ पे मिट्टी जमती गई, सरस्वती नदी ने अपना रास्ता, जैसे पहले बिगिनिंग्स में, जैसे अगर आप समझे तो कहते हैं कि पहले सरस्वती नदी यूं बहती थी अरावली के समानांतर, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ रास्ते में मिट्टी का जमाव हो गया, तो सरस्वती नदी ने अपना रास्ता यूं किया, फिर और मिट्टी का जमाव हुआ तो सरस्वती नदी ने अपना रास्ता यूं कर लिया, और अब सरस्वती नदी ये जो घग्गर नदी है ये सरस्वती का अवशेष है और यूं बहती है बस इसी एरिया में।
आगे नहीं जा पाती। दो रीजन, एक तो रास्ता अवरुद्ध हो गया और दूसरा रीजन ये है कि पानी कम हो गया है, तो अब वो उस एरिया में बहती है। तो पहले अभी क्या है, इस एरिया में शेखावाटी एरिया में कहते हैं कि भूमिगत रूप से अभी भी सरस्वती नदी का प्रवाह हो रहा है। तो इसे आंतरिक प्रवाह क्षेत्र कहते हैं, मतलब जमीन के अंदर है वो प्रवाह होता रहता है पानी का, क्योंकि इसके नीचे चूना पत्थर है तो पानी उससे नीचे नहीं जा पा रहा है, उसके ऊपर ही पानी प्रवाहित हो रहा है। अगर हम बात करें इस एरिया की, तो ये है जो तीसरा जो भाग है वो है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि कौन सा, शेखावाटी के जस्ट नीचे नागौरी उच्च भूमि, अगर आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ अजमेर में है नाग की पहाड़ियां, यहाँ से नदी का उद्गम होता है। नदियों के उद्गम स्थल पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो और नागौरी उच्च भूमि से यूटर्न लेती है और अपना पानी किस में गिरा देती है, कच्छ के रण में। कौन सी नदी है कच्छ के रण में पानी गिराने वाली, तो ये नदी है, क्या बोलते हैं इसको, लूनी नदी। कौन सी नदी है, तो लूनी नदी। तो इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश। कौन सा कहलाता है, तो गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। तो ये राजस्थान के भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन हमने यहाँ पढ़ा है। चलिए बात याद है। उसके बाद में छोटी सी बात करें अपने, कुछ आंकड़े आप उतारिए और उसके बाद में हम बात करते हैं। अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो इस एरिया का क्षेत्रफल कितना है, 61.11%। इस एरिया का जो क्षेत्रफल कितना है, लगभग 9%। और इस एरिया का क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 7.89%। और इस एरिया का क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग है, ये हो गया 23%। क्लियर बात क्या। अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कितना है, 61.11%। अरावली का 9%। पूर्वी मैदानी प्रदेश का 23%। और ये हो गया 7.89%। अगर हम बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या परसेंटेज कितना है इसका, 40%। यहाँ पर 10%। ये 39% और ये लगभग है 11%। ठीक है, ये 39% और ये लगभग कितना होगा, 11%। ये जनसंख्या का एरिया है। क्लियर बात क्या। क्षेत्रफल की बात कर ले, 61.11% और जनसंख्या 40%। अरावली का क्षेत्रफल 9%, जनसंख्या 10%। और पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल है 23% और जनसंख्या है 39%। पूर्वी मैदान और इसके बाद पठारी प्रदेश की बात करें, तो इसका जो क्षेत्रफल है वो है 7.89% और जनसंख्या है लगभग 11%। ये हो गया पहला क्लासिफिकेशन। इसके अलावा इस एरिया की एक वर्गीकरण और पढ़िए, सॉरी, अगर हम बात करें एक और, यहाँ से एक और रो की, ये हो गया शुष्क जलवायु प्रदेश, ये हो गया अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, ये हो गया उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये हो गया आर्द्र जलवायु प्रदेश और ये हो गया अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो हम बार बार इसको रिपीट नहीं करेंगे, एक बार में ये क्लासिफिकेशन हो जाए तो ठीक है। क्षेत्रफल का हमने पढ़ लिया आंकड़ा और उसके बाद हमने आंकड़ा पढ़ लिया जलवायु का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में सामान्यतः दो प्रकार की जलवायु पाई जाती है, शुष्क और अर्धशुष्क। अरावली पर कौन सी है, तो उपार्द्र है। पूर्वी मैदानी प्रदेश में आर्द्र है। और अति आर्द्र जलवायु प्रदेश कहाँ पाया जाता है, हड़ौती वाले एरियाज में और यहाँ माउंट आबू वाले एरियाज में, वो हम अभी बात कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं, एक आंकड़ा और आप पढ़िए जो इसी के पैरेलल और समांतर पड़ता है, आसानी से याद भी हो जाएगा, वो है वर्षा का आंकड़ा। फिर ये क्लासिफिकेशन कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 120। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन किसका हो गया, वर्षा का। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस एरिया में एवरेज वर्षा कितनी हो रही है, तो 0 से 20 और 20 से 40 वाले दो क्षेत्र है कहाँ, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश में है। उसके बाद अगर हम बात करें अरावली में कितनी बरसात हो रही है, तो 60 से 40, सॉरी 40 से 60 के आसपास हो रही है। और अगर बात करें पूर्वी मैदानी प्रदेश की, तो 60 से 80 हो रही है। और अगर हम बात करें किसकी, जो ये है आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, तो 80 से 120 है। और यहाँ बीच में एवरेज 50 सेमी समवर्षा रेखा खींच सकते हैं आप। कहां से गुजर रही है, अरावली से गुजर रही है। 57 सेमी समवर्षा रेखा
कहाँ से गुजर रही है, अरावली से गुजर रही है, इसमें भी आपको कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये वर्षा के आंकड़े हो गए। क्षेत्रफल हो गया, जनसंख्या हो गया, उसके बाद जलवायु हो गया, और उसके बाद ये वर्षा हो गया। तो ये 4 आंकड़े पढ़िए और उसके बाद ये अपने वर्गीकरण आगे और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं इसका। ठीक है।